नमस्कार दर्शकों, स्टोरी बुक बाय प्रतीक्षा में आप सबका स्वागत है। और आज की इस कहानी में जो राज खुलने वाला है वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि इंसान लालच में कितनी हदें पार कर सकता है। एक ऐसा हादसा जो दिखने में तो एक्सीडेंट था, लेकिन जब सच सामने आया तो रिश्तों की नींव तक हिल गई। ये कहानी है कानपुर के गवर्नमेंट टीचर राजेश की मौत की, जो असल में एक गहरी साजिश थी। कहानी की शुरुआत होती है 4 नवंबर 2023 की सुबह करीब 5:30 बजे के आसपास। कानपुर के स्वर्ण जयंती बिहार में रहने वाले गवर्नमेंट टीचर राजेश हर रोज की तरह ही अपने घर से बाहर टहलने के लिए निकलते हैं, लेकिन वे मुश्किल से ही अपने घर से करीब 1500 से 1600 मीटर की दूरी पर ही पहुंचे होंगे कि तभी उनके पीछे से एक अनकंट्रोल्ड कार आती है, लहराती हुई। और जब तक कि राजेश कुछ समझ पाए उससे पहले कि उस कार ने राजेश को टक्कर मार दी और वह कार सीधे पेड़ में जाकर लग गई। और ये एक्सीडेंट इतना ज्यादा भयानक था कि जिससे राजेश की तुरंत ही मौत हो गई। हालांकि जब एक्सीडेंट की आवाज अड़ोस पड़ोस के लोगों ने सुनी तो वहां पर पड़ोस के लोगों की एक बहुत बड़ी भीड़ एकत्रित हो गई इस पूरी घटना को देखने के लिए। और उन्हें बहुत सारे लोगों से एक व्यक्ति ने पास के पुलिस स्टेशन में कॉल कर दिया। जब तक कि पुलिस वहां पर पहुंची उससे पहले ही राजेश की पत्नी पिंकी अपने 2 बच्चों के साथ वहां पर पहुंच चुकी थी, जो कि राजेश की डेड बॉडी के पास बैठकर काफी ज्यादा तेज रो रही थी। हालांकि दोस्तों, इसके बाद पुलिस ने अड़ोस पड़ोस का पूरा इलाका छान मारा और अड़ोस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ की, लेकिन पुलिस को किसी भी व्यक्ति से जानकारी नहीं मिल पाई कि ये एक्सीडेंट हुआ कैसे। हालांकि ये पूरा माहौल देखने में बिल्कुल एक्सीडेंट जैसा ही लग रहा था। उस कार के अंदर उस समय ड्राइवर मौजूद नहीं था, लेकिन पुलिस ने इस बात को सीरियस नहीं लिया, क्योंकि अक्सर एक्सीडेंट होने के बाद ड्राइवर अपनी गाड़ी छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। और पुलिस ने तुरंत ही राजेश की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पुलिस इस केस को एक्सीडेंट केस मानकर इस केस की कार्यवाही करने लगी। और डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करने के बाद राजेश का पुलिस के द्वारा अंतिम संस्कार करवा दिया गया। हालांकि जब राजेश के भाई को पता चला कि उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया है, तब उसने पुलिस से कहा कि आप इस पूरे मामले की गहराई से छानबीन करें। और उसने पुलिस से रिक्वेस्ट की, लेकिन पुलिस ने उसकी रिक्वेस्ट ठुकरा दी और पुलिस ने कहा कि ये पूरा केस एक्सीडेंट का है। और पुलिस ने इस केस को एक्सीडेंट का केस मानकर केस को पूरी तरह से क्लोज कर दिया। लेकिन राजेश इस बात से भली भांति वाकिफ था कि उसके भाई का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, क्योंकि उसे पता था कि उसके भाई के पास 45 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है और उसने 1.5 करोड़ के 2 बीमा पॉलिसी भी करा रखी है, जो कि उसकी पत्नी के नाम है। इसलिए हो सकता था कि किसी ने राजेश का मर्डर किया हो और पैसों के लिए, लेकिन पुलिस ने तो इस केस को पहले ही क्लोज कर दिया था। इसलिए अब जो राजेश का भाई करने वाला था उसने इस पूरे केस को अलग ही रूप में बदल कर रख दिया। हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुलिस ने इस पूरे केस को एक्सीडेंट का मान लिया था, इसलिए पुलिस ने इस केस के बारे में कोई ज़्यादा खुलासा नहीं किया और इस केस को क्लोज कर दिया एक्सीडेंट का मानकर। लेकिन जब राजेश के भाई ने पुलिस से रिक्वेस्ट की, तब भी पुलिस इस केस को ओपन नहीं किया। लेकिन इसके बाद राजेश का भतीजा, जो कि नेवी में नौकरी किया करता था, उसने और राजेश के भाई ने अपने हिसाब से इस केस की छानबीन करने की कोशिश की और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा छानबीन की तो उन्हें एक घर की सीसीटीवी फुटेज मिली। और उस सीसीटीवी फुटेज के अंदर जो उन्हें मिला उसे देखकर उनके पैरों के नीचे से ही ज़मीन निकल गई। और जब उन्होंने वो सीसीटीवी फुटेज पुलिस को दिखाई तो पुलिस को भी यकीन हो गया कि ये केस किसी एक्सीडेंट का नहीं है, बल्कि ये प्लानिंग के तहत किया गया मर्डर है। हालांकि जब पुलिस ने वह वीडियो देखा जो कि राजेश के भाई को मिला था, तो वह वीडियो देखने के बाद पुलिस ने भी मान लिया कि ये केस एक्सीडेंट का नहीं है, बल्कि ये एक प्लानिंग के तहत किया गया मर्डर केस है। क्योंकि उस वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता था कि जिस गाड़ी ने राजेश को टक्कर मारी थी, तो राजेश को टक्कर मारने के बाद उस गाड़ी का ड्राइवर नीचे उतरकर उस गाड़ी के पीछे पीछे आ रही दूसरी गाड़ी में बैठकर वहां से फरार हो गया था। हालांकि उस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में ना तो उस गाड़ी का नंबर का पता चल रहा था और ना ही उन लोगों की पहचान हो पा रही थी, क्योंकि वो कैमरा काफी दूर था। बस
कुछ ऐसा पुलिस अनुमान ही लगा सकती थी कि उस गाड़ी से कोई व्यक्ति निकालकर दूसरी गाड़ी में बैठकर वहां से निकला था। लेकिन इस वीडियो के बाद पुलिस तुरंत इस पूरे केस को एक्सीडेंट केस से हटाकर मर्डर केस में बदल देती है और पूरे केस की जीरो से लेके फिर से छानबीन करने में लग जाती है। हालांकि सबसे पहले पुलिस ने जब राजेश से पूछताछ की तो राजेश ने अपनी भाभी पर शक जताया, क्योंकि उसे पता था कि राजेश की मौत के बाद पूरी प्रॉपर्टी सीधे राजेश की भाभी के नाम हो जाती और राजेश की मौत के बाद उसकी भाभी को उतना दुख नहीं था राजेश की मौत का जितना होना चाहिए था। इसलिए उसका शक अभी भाभी पर सबसे ज्यादा मंडरा रहा था। वह ये बात पहले से भी जानता था कि उसके भाभी के चाल चलन कुछ ठीक नहीं है और अगर राजेश की मौत होती है तो पूरी प्रॉपर्टी की इकलौती हकदार राजेश की पत्नी हो जाती। इसलिए कहीं ना कहीं ये हो सकता था कि राजेश की पत्नी ने ही राजेश का मर्डर करवाया हो। हालांकि इसके बाद पुलिस के द्वारा राजेश के बेटे से भी पूछताछ की गई, लेकिन जब भी पुलिस पूछताछ के लिए राजेश के घर पर जाया करती थी तब उसका बेटा काफ़ी डरा रहता था। इसलिए पुलिस ने उसे काफ़ी प्यार से पूछताछ की तो उसने पुलिस को बताया कि मेरी मम्मी और मेरे पापा के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था। मेरी मम्मी को अक्सर मेरे पापा पीटते भी थे और जब उस दिन मेरे पापा घूमने के लिए जा रहे थे उस दिन मैं भी उनके साथ जाना चाहता था, लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे रोक लिया और मुझे होमवर्क करने के बहाने से रोककर बाथरूम में बंद कर दिया और मुझे खूब पीटा। हालांकि उस बच्चे की बात सुनकर पुलिस तुरंत समझ जाती है कि इस पूरे मामले में पिंकी का ही हाथ है, लेकिन पुलिस के लिए अब केवल एक सबूत की जरूरत थी पिंकी को गिरफ्तार करने के लिए, क्योंकि बिना सबूत पिंकी को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती थी महज एक बच्चे की गवाही पर। हालांकि इसके बाद पुलिस के द्वारा तुरंत ही राजेश की पत्नी की कॉल डिटेल्स निकाली गई और जब पुलिस ने राजेश की पत्नी की कॉल डिटेल्स निकाली तो पुलिस को पता चला कि पिछले काफी सालों से पिंकी एक व्यक्ति के साथ कांटेक्ट में थी। यहाँ पर हैरान करने वाली बात यह थी कि जिस दिन राजेश का मर्डर हुआ था उस दिन सुबह करीब 3 से 4 बार राजेश की पत्नी ने इस नंबर पर कॉल भी किया था। इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि उस नंबर की कॉल लोकेशन उस सुबह उस जगह के आसपास थी जहां पर राजेश को उस कार ने टक्कर मारी थी। इसका मतलब तो बिल्कुल साफ था कि इस पूरे एक्सीडेंट में कहीं ना कहीं एक बड़ा हाथ था राजेश की पत्नी का। इसलिए पुलिस के द्वारा तुरंत ही राजेश की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया और उससे कड़ाई से पूछताछ की गई। हालांकि दोस्तों पुलिस की पूछताछ में राजेश की पत्नी पिंकी ने अपना अपराध कबूल कर लिया और उसने पुलिस को बताया कि मेरी राजेश से साल 2012 के अंदर शादी हुई थी और हमारे 2 बच्चे भी हैं। राजेश हमेशा काम के सिलसिले में घर से बाहर ही रहता था क्योंकि वह एक टीचर के साथ साथ एक प्रॉपर्टी डीलर भी था, इसलिए अक्सर वो घर से बाहर ही रहा करता था। वह ना तो मेरे साथ टाइम स्पेंड करता था और ना ही मुझसे रिलेशन बनाने का शौक रखता था। वह हमेशा मुझसे दूर दूर ही रहा करता था और इसी बात से मैं हमेशा परेशान रहती थी और मैंने बहुत बार राजेश से बात भी की, लेकिन राजेश हर बार किसी न किसी बहाने से बात को टाल दिया करता था और मेरे माँ बनने के बाद तो उसने मेरे पास आना लगभग बंद ही कर दिया था। इसलिए हालांकि मैं इसी दुख के साथ जी रही थी, इसे अपनी किस्मत समझकर। लेकिन जब साल 2021 में हमने कोयल नगर में अपना नया घर बनवाने का प्लान बनाया तब मेरी वह सोच बदल गई, क्योंकि कोयल नगर में मकान बनाने के लिए हमने शैलेंद्र मिस्त्री को काम पर रखा। हालांकि पूरे काम को संभालने की जिम्मेदारी मेरी थी क्योंकि मेरे पति राजेश हमेशा ही घर से बाहर रहा करते थे काम के सिलसिले में, और इसलिए मैं अक्सर कंस्ट्रक्शन साइट पर जाती भी रहती थी और अक्सर मजदूर से और मिस्त्री से मिलती रहती थी। और वहीं पर धीरे धीरे ऐसे ही कंस्ट्रक्शन साइट पर जाने से और सैलन से मिलने से मेरी उससे पहले दोस्ती हो गई। फिर धीरे धीरे हमारी यही दोस्ती प्यार में बदल गई और हमारे बीच रिलेशन बन गया और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। जब भी राजेश घर पर नहीं होता तब मैं अपने प्रेमी सैलन को वहाँ पर बुला लेती थी, जहाँ पर हम दोनों काफ़ी ज़्यादा मज़े लिया करते थे और हम दोनों रिलेशन बनाया करते थे। और ऐसे ही काफ़ी दिनों का समय गुजर जाता है और अब मुझे अपने पति की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अब मेरी सारी मान की हसरतें मेरा प्रेमी सैलन पूरी किया करता था और हम दोनों अक्सर बाहर घूमने भी जाते थे। घर के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते थे। लेकिन जब सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था
कि तभी एक दिन राजेश को मेरे और शैलेंद्र के अवैध रिलेशन के बारे में पता चल गया और उसी दिन उसने मुझे काफ़ी भली बुरी सुनाई और शैलेंद्र को काम से हटा दिया और उसका हमारे घर पर आना जाना भी पूरी तरह से बंद करवा दिया। हालांकि हम दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे, इसलिए हम दोनों चाह कर भी एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते थे। लेकिन राजेश के रहते रहते ये हो पाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमने राजेश का गेम ओवर करने का और उसे हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का प्लान बनाया, क्योंकि हम दोनों पर प्यार का भूत सवार हो चुका था। और मैं ये बात अच्छे से जानती थी कि राजेश के पास 45 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है और उसने लगभग 3 से 4 करोड़ का बीमा भी करवा रखा है। इसलिए अगर मैं राजेश का मर्डर करवा देती तो पूरी प्रॉपर्टी इनडायरेक्ट मेरी या फिर मेरे बेटे के नाम हो जाती और उस प्रॉपर्टी को लेकर मैं वहाँ से फरार हो जाती हमेशा के लिए अपने प्रेमी शैलेंद्र के साथ। और इसी वजह से हमने राजेश को ठिकाना लगाने के लिए करीब 4 महीने तक प्लानिंग की और फिर एक सही समय का इंतजार किया और फाइनली 4 नवंबर 2023 को एक सही समय मिल भी गया, क्योंकि 4 नवंबर की सुबह 5:30 के आसपास राजेश घर से रोज की तरह ही टहलने के लिए निकला और मैंने ये बात तुरंत ही अपने प्रेमी शैलेंद्र को कॉल करके बता दी कि राजेश घर से बाहर निकल चुका है। हालांकि उस दिन मेरा बेटा भी राजेश के साथ बाहर घूमने जाने की जिद कर रहा था, लेकिन मैंने उसे बहला फुसलाकर होमवर्क करने के बहाने से रोक लिया और फिर मैंने राजेश के अकेले होने की जानकारी फिर से अपने प्रेमी को दी, जिसके बाद मेरे प्रेमी और उसके एक दोस्त ने मिलकर, जिसे हमने 2 लाख की सुपारी दी थी, उससे राजेश को मरवा दिया। उसके बाद वह गाड़ी छोड़कर पीछे से आ रहे थे कि शैलेंद्र की गाड़ी में बैठकर वहां से भाग भी गया और राजेश की मौत हो गई। हालांकि हमने इस पूरे प्लान की प्लानिंग इस तरह से की थी कि ताकि ये पूरा केस एक्सीडेंट का लगे और हम हमारे प्लान में लगभग सफल भी हो चुके थे, बट राजेश के भाई को मुझ पर शक हो गया और उसी की वजह से ये वापस केस खुल गया। हालांकि दोस्तों, पुलिस के द्वारा इसके बाद शैलेंद्र और उसके उस साथी को भी गिरफ्तार कर लिया गया और आज ये तीनों ही अपराधी जेल की सलाखों के पीछे बैठकर अपने गुनाहों की सजा काट रहे हैं। खैर, आपको इस पूरी कहानी के बारे में क्या बोलना है नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आपको ये कहानी कैसी लगी, ये सच्ची कहानी क्राइम स्टोरी कैसी लगी कमेंट में बताना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।